नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आदिकाल की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आदिकालीन हिंदी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। हिंदी साहित्य में संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक के समय को आदिकाल नाम दिया गया है। यानी आदिकाल की जो समय सीमा है वो संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक रही है। संवत 1050 में आदिकाल की शुरुआत होती है और संवत 1375 में जाकर के वह समाप्त हो जाता है। यह हिंदी साहित्य का आरंभिक युग है, यानी यहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। इस युग के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें सराहपा हैं, गोरखनाथ हैं, विद्यापति हैं और अमीर खुसरो हैं। और इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उसमें दोहा कुश है, चर्यापद है, पदावली है, गोरक्ष शतक है और खुसरो की पहेलियां हैं। ये सभी इस युग के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आदिकालीन हिंदी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर हम लोग आदिकाल की विशेषताओं को दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। सबसे पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं को देखते हैं और भाव पक्ष की पहली विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। यानी आदिकालीन जो कवि है वो युद्धों का सजीव वर्णन करता है। युद्धों का वर्णन इस प्रकार से करता है कि युद्ध हमारे सामने चित्र के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। आदिकाल में प्रत्येक राजा के दरबार में एक कवि हुआ करता था जिसे राजा अपने साथ युद्ध स्थल पर लेकर के जाता था। यानी राजा के दरबार में एक कवि होता था। राजा क्या करता था कि उस कवि को अपने साथ युद्ध स्थल पर लेकर के जाता था। कई बार इन कवियों के द्वारा युद्धों का नेतृत्व भी किया जाता था। ये कवि राजा के द्वारा लड़े गए युद्धों का सजीव चित्रण करते थे, क्योंकि ये कवि राजा के साथ में जाते थे, युद्ध को देखते थे और उन कवियों के द्वारा युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था और ये युद्धों का वर्णन चढ़ा बढ़ा करके राजा की प्रशंसा में करते थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में लिखा है, एक उदाहरण देख लेते हैं। चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्नियो दिशा कशी सब भूमि नृप नरपति चरण चहुआन लग गई धंसी। यानी इसमें चंद्रबरदाई कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए जा रहे हैं तो सभी राजा क्या कर रहे हैं, उनके चरणों में आकर के गिर रहे हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं। सभी आत्मसमर्पण वहां पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। यानी आदिकालीन कवि जिसके आश्रय में रहता था, जिस राजा के आश्रय में रहता था, उसकी प्रशंसा उसके द्वारा की जाती थी। आदिकाल में राजा के द्वारा किसी न किसी कवि को आश्रय प्रदान किया जाता था। कोई न कोई कवि राजा के दरबार में रहता था। वह कवि अपने राजा के प्रशंसा में कविता लिखता था और इन कवियों को चारण कवि कहा जाता था। यानी जो कवि राजा के दरबार में रहता था और राजा की प्रशंसा में कविता लिखता था, उन कवियों को चारण कवि के नाम से जाना जाता था। ये कवि अपने राजा का प्रशस्त वर्णन करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनका जयगान करते थे और उनकी प्रशंसा में कविता लिखते थे। इसके संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है कि राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठे युक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। यानी जो राजाश्रित कवि थे, जो राजा के आश्रय में रहते थे, अपने राजा के पराक्रम के, उनके शौर्य का, उनके प्रताप का वर्णन करते थे और ये कविताएं वीरोल्लास से भरी होती थी, जो वीरों को उत्साहित करती थी। यानी कुल मिला के इन कवियों के द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में कविता लिखा जाता था। तीसरी विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। यानी आदिकालीन कविता में दो रसों की प्रधानता है, पहला है वीर रस और दूसरा है श्रृंगार रस। आदिकालीन कविता जो राजाश्रित कविता है, राजा के आश्रय में लिखे जाते थे, उसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। राजभवन में इसी प्रकार की कविता जन्म लेती है। इन राजभवन में या तो वीर रस की कविताएं जन्म लेती हैं या तो श्रृंगार रस की कविताएं जन्म लेती हैं। जब राजा विभिन्न राजाओं के मध्य युद्ध लड़ता है, यानी एक राजा जब दूसरे राजा से युद्ध लड़ता है तो वहां पर वीर रस की कविता जन्म लेती है, वहां पर वीर रस की प्रधानता होती है। लेकिन जब युद्ध नहीं होता है, राजा राजभवन में होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की कविता जन्म लेती है। यहाँ पर हम लोग एक वीर रस का उदाहरण देखेंगे। वीर रस का एक उदाहरण है कि 12 बरिस ले कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरित 18 छत्री जिये, आगे जीवन को धिक्कार।
ये जगनिक के द्वारा लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि कुत्ते की आयु कितना होता है 12 वर्ष और सियार की आयु कितनी होती है 13 वर्ष, लेकिन छतरी की आयु कितनी होती है 18 वर्ष। छतरी जो 18 वर्ष के आगे जी रहा है उसका जीवन क्या है धिक्कार है, यानी उसको रणभूमि में युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हो जाना चाहिए 18 वर्ष की अवस्था तक। ये वीर रस की कविता है। चौथी विशेषता है रासो काव्य की प्रधानता, यानी आदिकालीन कविता में रासो काव्य की प्रधानता है। आदिकालीन काव्य में रासो काव्य की प्रधानता है। जो कवि राजा के दरबार में रहते थे उन्हें चारण कवि के नाम से जाना जाता था, यानी प्रत्येक राजा के दरबार में कोई न कोई कवि रहता था, उस कवि को चारण कवि के नाम से जाना जाता था और इनके द्वारा जिस प्रकार की रचना की जाती थी उन रचनाओं को रासो काव्य के नाम से जाना जाता था। इनके रचनाओं का कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पहला है खुमार रासो, ये दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो है जो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। ये सभी क्या है रासो काव्य हैं और ये रासो काव्य के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव, यानी आदिकालीन कविता में ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। इतिहास की प्रामाणिकता पर वो खरे नहीं उतरते हैं। आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है। इस युग के कवियों ने ऐतिहासिक चरित्र तो लिया है पर ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान नहीं रखा है, यानी इनके द्वारा चरित्र तो इतिहास से लिया गया है, नायक तो इतिहास से लिया गया है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान इनके द्वारा नहीं रखा गया है। उनके ग्रंथ प्रामाणिकता पर खरे नहीं उतरते हैं। कई ग्रंथों में बाद तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। नहीं, ऐसा भी है जो आदिकाल की समय सीमा में ग्रंथ की शुरुआत होती है और उसमें 17वीं 18वीं शताब्दी तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है और वह प्रामाणिकता पर खरे नहीं उतरते हैं। इसके संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 7वीं 8वीं शताब्दी से इस देश में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा खूब चली, परंतु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया। ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथात्मक जैसा बना देने की प्रवृत्ति रही, यानी 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के ऐतिहासिक व्यक्तियों पर खूब रचना लिखी जा रही थी, लेकिन उसमें ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव था। केवल ऐतिहासिक नाम भर ले लिया गया था, ऐतिहासिक चरित्र भर ले लिया गया था। उस चरित्र को या तो पौराणिक बना दिया गया था या तो काल्पनिक बना करके रचना की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है अंतर विरोधों का साहित्य, यानी आदिकाल का जो साहित्य है वह अंतर विरोधी साहित्य है। एक साथ परस्पर विरोधी विचारधारा इस साहित्य में मिलती है। एक दूसरे से विरोधी विचारधारा पर साहित्य लिखा जा रहा था। यहाँ पर एक तरफ वीर रस का साहित्य मिलता है तो दूसरी तरफ श्रृंगार रस का साहित्य मिलता है जो एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ सिद्ध साहित्य मिलता है, नाथ साहित्य मिलता है, जैन साहित्य मिलता है, ये सभी क्या है धार्मिक साहित्य हैं। यानी आदिकाल में जहाँ एक तरफ धार्मिक साहित्य मिलते हैं तो दूसरी तरफ लौकिक साहित्य भी आदिकाल में पाया जाता है। धार्मिक साहित्य के भीतर भी इसमें मतभेद है। जहाँ सिद्ध साहित्य है जो भोग की बात करता है, स्त्री संसर्ग की बात करता है, वही जो नाथ साहित्य है वो संयम की बात करता है। इसमें भी विरोधाभास है। इस अंतर विरोध को देखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाएं दोहे में मिलती हैं। यानी आदिकाल में किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। यहाँ पर सभी प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी। धर्म के ऊपर भी रचना होती थी, नीति के ऊपर भी रचना होती थी, श्रृंगार से संबंधित भी कविता लिखी जाती थी और वीरता से संबंधित भी कविता लिखी जाती थी। अगली विशेषता है धार्मिक साहित्य, यानी आदिकाल में धार्मिक साहित्य भी पाया जाता है। यहाँ धार्मिक साहित्य की प्रधानता है। जब विभिन्न धर्म और पंथ के लोगों ने अपनी मान्यता के प्रचार के लिए साहित्य की रचना किए तो उसे धार्मिक साहित्य कहा जाता है। यानी विभिन्न पंथों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग जब अपने अपने पंथ और संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए रचना किए तो उस रचना को धार्मिक साहित्य नाम दिया गया है। आदिकाल में सिद्ध, नाथ और जैन संप्रदाय से संबंधित कविताएं लिखी गई हैं। इन कविताओं के धार्मिक होने के कारण ही शुक्ल जी इसे साहित्य से बाहर रखने के पक्षधर थे। इन रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, ये सांप्रदायिक साहित्य है, धर्म पर आधारित साहित्य है, इसलिए इसको हिंदी साहित्य में स्थान
नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर धार्मिकता के आधार पर इसको हिंदी साहित्य से निकालेंगे तो संपूर्ण भक्ति काल को हिंदी साहित्य से निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी धर्म पर आधारित साहित्य है। इसका विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको साहित्य में स्थान दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कला पक्ष की विशेषताओं को देख लेते हैं। अभी तक हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। कला पक्ष की पहली विशेषता है भाषा, यानी आदिकालीन कविता की भाषा कैसी है। आदिकाल में विशेष रूप से डिंगल और पिंगल भाषा प्रसिद्ध था। डिंगल और पिंगल भाषा की प्रधानता थी और इसी में कविता लिखी जाती थी। वीरता से संबंधित कविता डिंगल भाषा में लिखा जाता था और श्रृंगार से संबंधित कविता पिंगल भाषा में लिखा जाता था। नाथों ने अपनी कविता में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, यानी ऐसा भाषा जिसमें पंजाबी, ब्रज भाषा और राजस्थानी का मिश्रण था, उसे सधुक्कड़ी भाषा नाम दिया गया था और नाथों की कविता में इसी सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया गया था। इनकी भाषा का नाम था संध्या भाषा। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है काव्य रूप, यानी आदिकाल में कविता का स्वरूप कैसा था। कविता मुक्तक काव्य थी, कविता प्रबंध काव्य था, कविता खंड काव्य था, कविता किस रूप में लिखी जा रही थी। आदिकाल में दोस्तों प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया है। इनकी रचना केवल मुक्तक काव्य में ही मिलती है, यानी अधिकांश रचनाएं मुक्तक काव्य में मिलती हैं। प्रबंध काव्य की प्रधानता नहीं है यहाँ पर। कुछ रचनाएं प्रबंध काव्य के रूप में भी लिखी गई हैं, जैसे पृथ्वीराज रासु हो गया, वो प्रबंध काव्य है। लेकिन अधिकांश रचना जो है मुक्तक काव्य में ही मिलती है। मुक्तक काव्य की यहाँ पर प्रधानता है। छंद को देख लेते हैं, किस प्रकार के छंदों का प्रयोग आदिकाल में हो रहा था। तो आदिकाल में प्रमुख रूप से दोहा छंद, सोरठा छंद, चौपाई, रूला आदि छंद का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि आदिकालीन हिंदी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।